हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी पिछली संडे को जो हिंदी का टॉपिक था उस पर शब्द विचार पर चर्चा चल रही थी। उसमें से मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों से आपको अवगत कराया था और लास्ट में मैं आपको विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ा करके गया था, यानी कि रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में कुछ बताया था। तो वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शब्द विचार का टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है। क्योंकि यहाँ से शब्द विचार को पढ़ लेने के बाद लगभग हमारी आधी ग्रामर ख़त्म ही हो जाती है। तो अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासों का आनंद ले सकें। तो हम समय को ना खर्च करते हुए सीधे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, शब्द विचार का। शब्द विचार में भी मैं आपको लास्ट में पढ़ा के गया था रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार बता के गया था। शब्द के प्रकार तो कितने बताए थे, 2। मैं थोड़ा सा पीछे की क्लास से जोड़ने का प्रयास करूँगा। वो कौन कौन से बताए थे मैंने। पहला बताया था विकारी शब्द, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको मालूम होगा। मैं पीछे की क्लासों से ही जोड़ करके आगे की विषय वस्तु को स्टार्ट करता हूं। तो आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेगी, तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आएंगी। दूसरा बता के गया था मैं अविकारी शब्द। ये 2 भेद बताए थे। विकारी शब्द में भी मैंने बताया था, यदि लिंग, वचन, काल, कारक, काल, ये 4 इकाइयाँ लिख के गया था। यदि इसके आधार पर शब्दों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यही मैंने बताया था। और यदि इनके आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके आधार पर यदि परिवर्तन हो जाए शब्दों में तो वो विकारी शब्द, और इसके आधार पर परिवर्तन ना हो तो उसको अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को ही दोस्तों हम अव्यय भी बोल देते हैं, यानी कि अव्यय भी कहलाते हैं। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, विकारी शब्द के बारे में। बल्कि मैंने ये नहीं आपको बताया है, आप मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, क्योंकि लैंग्वेज है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो मैंने ये आपको नहीं बताया है कि ये विकारी शब्द है, ये विकारी शब्द है, ऐसा मैंने आपको नहीं बताया। बल्कि ये बताया इसके आधार पर परिवर्तन हो। बल्कि विकारी शब्द भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से वो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, चौथा क्रिया। तो ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द में यदि आपसे पूछा जाए, जैसे क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि अव्यय को ही अविकारी बोलते हैं। और समुच्चय बोधक। अभी मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ क्लास को स्टार्ट करने के लिए। समुच्चय बोधक अव्यय। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अपना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये भी कितने हुए, 4 हुए। तो पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अविकारी शब्दों को, यानी कि विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को देखेंगे। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद हम अविकारी शब्दों पर आएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि आज की भी क्लास कितनी लंबी होने वाली होगी। तो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ते रहिए। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करते रहिएगा। तो थोड़ा मैं एक बार क्लास को देख लूँ, कहीं क्लास रुक तो नहीं गई है, क्योंकि क्लास रुक जाती है तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि क्लासें थोड़ी लंबी भी हैं। यदि कहीं बीच में क्लास रुकती है तो हमें और आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विकारी शब्द। अपना टॉपिक चल रहा है शब्द विचार का, और उसमें भी हम आज पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, यानी कि विकारी शब्द
तो अपनी चर्चा विकारी शब्दों पर होगी। बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। अपनी चर्चा चलेगी आज विकारी शब्दों के ऊपर, यानी कि विकारी शब्द मैंने बताए कितने, 4। वो कौन कौन से, एक बार फिर लिख लेंगे। आपसे पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा अविकारी शब्द है, या ये पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर के निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, या 4 वो दे देगा अविकारी शब्द, उसमें भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला मैंने बताया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। मैंने लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण नहीं लिखा है, यहाँ वो चौथे ऑप्शन में क्रिया विशेषण ही देता है। तो आप जल्दबाजी में देख करके जैसे विशेषण लिखा है तो कि क्रिया विशेषण भी होगा, तो अपन को ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। तो क्रिया विशेषण तो वो कौन सा शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्दों में भी हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट यानी कि संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। विकारी शब्द में किसके ऊपर, संज्ञा के ऊपर। पहला विकारी शब्द संज्ञा। तो पहले दोस्तों संज्ञा को ही जान लें। हम ज्ञा बोलते हैं, पहले इसके उच्चारण की बात कर लें, बल्कि इसको ज्ञा नहीं बोला जाता है, समझ लीजिए इसको ज्ञा बोला जाता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था, एक बार इसको भी बता दूं। ज्ञा संयुक्त अक्षर है, तो ये किससे मिलके बनता है, जा और यहाँ से, यानी कि आधा जा और यहाँ मिलेगा तो क्या बनेगा, या तो इसको ये बोलें तो ज्ञ होना चाहिए, तो यानी कि संज्ञा बोलना चाहिए अपन को। लेकिन अब ये NCERT में भी आने लगा है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसका दे रहा हूँ। NCERT में ज्ञ भी लिख के आने लगा है। जब से हम इसको ज्ञा बोलने लगे हैं तो इसको क्या बोले, संज्ञा, नहीं तो इसको शुद्ध रूप में तो बोलना चाहिए संज्ञा, लेकिन इसको संज्ञा से उच्चारित कर देते हैं अब, क्योंकि भाषा है। मैंने बताया था भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कई लोग दोस्तों भाग गए होंगे कि संज्ञा का टॉपिक हमें आता है। अभी मैं आपसे संज्ञा का एक ही क्वेश्चन पूछ लूँगा तो आप नहीं उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो दे देंगे, कुछ जिन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा होगा। यदि मैं संज्ञा के प्रकार ही पूछ लूँ आपको मूल रूप से संज्ञा के प्रकार, तो कम से कम 95% लोग ऐसे होंगे कि जो इसका आंसर नहीं जानते होंगे। सबका आंसर दोस्तों 3 ही आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो भी आंसर आपका गलत है। 3 उसका आंसर नहीं होगा। मैं बताऊँगा कब इसका आंसर 2 है, कब इसका आंसर 3 है, कब इसका आंसर 5 है। और जब सर्वनाम पढ़ाऊंगा तब आपको सर्वनाम से भी परिचय कराऊंगा। तो अपनी चर्चा किस पर चल रही है, संज्ञा वाले टॉपिक पर। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको ज्ञा के बारे में जानकारी दे दी, यानी कि संज्ञा बोला जाता है लेकिन हम इसका उच्चारण संज्ञा कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता रहा था संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के लिए थोड़ी देर के लिए समझेंगे। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। जिसका जो आपको दोस्तों क्या हो, दिखाई दे रहा हो या दिखाई ना भी दे रहा हो, आपको जो भी सामने दिख रहा है वो सब क्या हैं, संज्ञा हैं। और जो दिख भी नहीं रहे हैं तो वो भी क्या है, संज्ञा ही है। तो मैंने इसमें आपको क्या बोला कि जो दिखाई दे और जो दिखाई ना दे तो वो भी क्या है, हमारी संज्ञा है। तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, यानी कि सबका सब नाम ही संज्ञा है। यानी कि क्या लिख दूँ मैं, सब नाम एक शब्द में लिख दूँ, सब नाम क्या है, संज्ञा है। अब देखना मैंने आपको बताया था कि जो आपको दिखाई दे यानी कि दृश्य रूप में हो
और जो आपको दिखाई ना दे वो कैसा होगा, अदृश्य रूप में भी होगा तो वो भी संज्ञा है। अब दृश्य रूप में क्या क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति होगा तो वो तो आपको दिखाई दे जाएगा, वस्तु होगी तो वो भी दिखाई दे जाएगी, स्थान होगा तो वो भी आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं हूँ तो दिखाई दे रहा हूँ ना, तो मैं तो व्यक्ति हो गया, और ये मारकर क्या हो गई, वस्तु हो गई, तो ये दिख रही है। और स्थान में किस जगह पे हूँ, किसी रूम पर हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, स्थान, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और यदि अदृश्य रूप में बोल दूँ तो क्या होगा, वो भाव, तो भाव तो वो दिखेगा नहीं आपको, तो वो कैसा होगा, अदृश्य होगा। तो मैंने यही तो बोला, जो आपको दिखाई दे और जो दिखाई ना दे वो भी संज्ञा है। तो इससे क्या परिभाषा निकल के आई, तो हम इससे क्या परिभाषा बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति, ये व्यक्ति लिखा मैंने, फिर वस्तु लिखा, फिर क्या लिखा, स्थान लिखा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, फिर क्या लिखा है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इतना उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने अभी सिर्फ आपको इतनी परिभाषा ही बताई है। अब हम संज्ञा के थोड़े प्रकारों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, संज्ञा के प्रकार। तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से क्लास की ओर निगाहें डाल लूँ, फिर इसके बाद हम सीधे संज्ञा के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले इसकी मूल रूप में चर्चा कर लें। यदि आपसे मूल रूप में पूछ लिया जाए तो कितनी होती हैं, 2 प्रकार की, वो कौन कौन सी, तो वो भी समझ लेंगे। पहला प्रकार हो जाएगा इसको यथार्थवादी या यथार्थवाचक भी बोल दें। यथार्थवाचक संज्ञा, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ना है क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी भाववाचक संज्ञा। तो मैंने कितने भेद बताए इसके, भाववाचक संज्ञा। ये आपने शायद, मुझे लगता है ये पहली बार ही नाम सुना होगा। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, तभी तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में कि ये हम क्या नया सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कब 2 लगाना है आपको, कब 3 लगाना है और कब 5 लगाना है। तो आप अपने कन्फ्यूजन को दूर रख सकते हैं। किसी प्रकार का मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा। तो मैंने बताया संज्ञा के प्रकार में से यदि आपसे मूल रूप में पूछे तो 2 कौन कौन से, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक संज्ञा में भी इसके प्रकार देखें। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखना दोस्तों, थोड़ा उम्मीद है आपको नीचे दिख रहा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, मैं छोटा छोटा रूप लिख रहा हूँ, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे रहा हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दूँगा, शायद आपको नीचे दिखने में दिक्कत पड़ सकती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहला मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। मैं यथार्थवाचक संज्ञा के भेद बता रहा हूँ। तीसरा जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या हो जाएगा अपना, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा।
संज्ञा तो मैंने इसके 4 भेद बताए, और भाववाचक संज्ञा में ये तो मैंने क्या लिख दिया, भाववाचक संज्ञा ही लिख दिया, एक भाववाचक संज्ञा, तो ये अलग हो गया। तो देखिएगा इसको, अब समझिए यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यथार्थवाचक को ही हम वास्तविक भी बोल सकते हैं, और इसी को दृश्य भी बोल सकते हैं, या दृश्य बोल दें या मूर्त रूप बोल दें, जो दिखाई दे दे हमें। यानी कि यथार्थवाचक को और किस नाम से जाना जाता है, तो वास्तविक, और वास्तविक को ही क्या दृश्य रूप में बोल दें, दृश्य रूप में, और दृश्य रूप को ही हम मूर्त संज्ञा भी बोलते हैं, मूर्त संज्ञा। तो उम्मीद है आपको परिभाषा समझने में कठिनाई नहीं होगी। और यदि भाववाचक में, तो मैंने बताया था भाववाचक क्या होता है, अदृश्य होता है, तो इसको अदृश्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, अदृश्य या अमूर्त बोल सकते हैं। मूर्त का उल्टा हो जाएगा अमूर्त। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यथार्थवाचक संज्ञा क्या है। दोस्तों, यदि आप कोई भी वस्तु देखते हैं और उसका मन मस्तिष्क में, अपने माइंड में, यानी कि मस्तिष्क पटल में यदि उसका आपको चित्र उभर आता है, तो वो क्या है, यथार्थवाचक संज्ञा है। यानी कि उसका चित्र बन जाना चाहिए। जैसे मैं किसी का नाम ले दूं, जैसे राम शब्द बोल दिया मैंने, तो राम का किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो आपके मस्तिष्क में चित्र बन गया होगा कि किसी लड़के का नाम है, तो वो क्या है, यथार्थवादी है। जैसे मैं पुस्तक ही लिख दूं, पुस्तक या किताब, तो इसका भी आपके मन में, मस्तिष्क पटल पर चित्र बन गया होगा, जबकि इसका कोई चित्र नहीं बनता, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है इतनी ही आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब समझिए इसके 3 प्रकार क्या हैं। जैसे द्रव्यवाचक में तो क्या होगा, पदार्थों के नाम आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थों के नाम। समूहवाचक में दलों के नाम, दलों के नाम, जैसे सेना इना का नाम हो जाएगा, दलों के नाम। और यदि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, ये दोनों रूप ही किसके हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के, किसके हुए, ये जातिवाचक संज्ञा के। यानी कि ये इन दोनों रूपों को मैं किस में लिख सकता हूँ, जातिवाचक में। जातिवाचक में कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा, तो ये दोनों इसी में समाहित हो गई। तो अब इसके भेद कितने बचे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये तो समाहित हो चुका, तो इसके कितने भेद हुए, 2। तीसरा भेद क्या बचा, भाववाचक। इसको तीसरा भेद, अब इसका नाम दे सकते हैं। पहले इसका 5वां नाम था, पहले इसका दूसरा था, फिर 5वां हुआ, अब इसका तीसरा नाम हो गया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो संज्ञा के प्रकार कितने हुए, 3। और टोटल यदि प्रकार पूछा जाए तो देखिए, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, और 5वां क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से टोटल कितने हुए, 5 हुए। उम्मीद है अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब सुन लीजिए, और भी कन्फ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है, तो थोड़ा और इसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपसे संज्ञा के प्रकार पूछा जाए, बात को अच्छे से सुनिएगा, संज्ञा के प्रकार पूछा जाए तो आपको उसका आंसर कितना देना है, 3 आंसर देना है, ना कि 2 और ना ही 5। अच्छे से बातों को सुनिएगा। यदि आपसे संज्ञा के प्रकार पूछे तो आपको आंसर 3 ही देना है। और यदि आपसे संज्ञा के प्रकार मूल रूप से पूछा जाए, मूल रूप शब्द लगा दिया जाए, तब इसका आंसर 2 ही होगा। और जब आपसे पूछा जाए कुल संज्ञाओं के कितने प्रकार हैं, तब उसका आंसर 5 होगा। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के समझ में आ गए होंगे। अब हम बारी बारी से एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी, जिनके लोगों में कन्फ्यूजन थी। अब हम पढ़ेंगे संज्ञाओं के प्रकार। तो थोड़ा सा फिर से हम क्लास को देखते हुए चलेंगे, कहीं रुक तो नहीं जाती है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, आपको तो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में से पहले प्रकार की चर्चा करेंगे, किसके ऊपर, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे एक एक क्रम से। दोस्तों, भाषा है, भाषा की सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो। यदि इसमें संज्ञा इतनी है तो इंग्लिश में भी उतनी ही होंगी और संस्कृत में भी उतनी ही होंगी संज्ञाएं, वो कहीं अलग से नहीं आएंगी। तो आपको देखना है अच्छे से। व्यक्तिवाचक में मैंने क्या बताया था, ये कैसे होंगे, दृश्य रूप में होंगी, आपको क्या होगा, दिखाई देगा। और कैसा होगा ये, सदैव क्या होगा, ये एक वचन रूप ही होगा, सदैव एक वचन। या ये बोल लूँ, जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कोई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मैं सीधे परिभाषा लिख के चला जाऊँ कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसी परिभाषाएँ आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, वो आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया, यदि आपके मस्तिष्क में दृश्य रूप में सामने से दिख रहा हो और वो कैसा होना चाहिए, एक वचन ही होना चाहिए, या ये कह दूं वे एक वचन, और सुनिएगा, वे एक वचन जिनका बहुवचन ना बनाया जा सके, बहुवचन नहीं बनाया जा सके, तो वो क्या कहलाएंगे, सदैव एक वचन में ही आ जाएंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूं, कोई उदाहरण, जैसे मैंने राम लिख दिया, तो राम का तो आप रामो नहीं बना सकते, तो एक वचन ही रहेगा। जैसे मैं आपको पुस्तक लिख दूं, तो बताइए ये व्यक्तिवाचक है कि नहीं है। तो आपका आंसर होगा पुस्तक व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि इसका बहुवचन रूप बन जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। मैंने बताया है सदैव एक वचन ही होना चाहिए। जैसे किसी शहर का भी अपन नाम लिख सकते हैं, जैसे लखनऊ, तो ये स्थान हो गया, तो ये भी क्या है, एक वचन ही है, इसका बहुवचन नहीं आप बना सकते। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगली चर्चा करेंगे किसके ऊपर, जातिवाचक के ऊपर। अगले संज्ञा के प्रकार की चर्चा होगी। अब कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में भी मैंने क्या बताया था, ये कैसी होंगी, ये भी दृश्य रूप में होंगी, दृश्य रूप प्लस कैसे होंगी, ये बहुवचन होंगी। इसमें एक वचन था और इसमें क्या होगा, बहुवचन। बहुवचन, या ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इसमें एक वचन भी आएगा, लेकिन कौन से एक वचन, वे एक वचन। अच्छे से सुनिएगा, वे, क्योंकि वचन कितने होते हैं, अपनी हिंदी में दो ही वचन होते हैं,
एक वचन और बहुवचन भले ही अन्य लैंग्वेज में अलग होते हों, लेकिन यहाँ पे दो ही लगाना है आपको हिंदी में। वे एक वचन जिनका क्या हो, बहुवचन बनाया जा सके, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। इसमें एक वचन शब्द भी हो सकता, मैंने ये नहीं लिखा कि सदैव बहुवचन। आप बातों को सुनिए अच्छे से। एक वचन शब्द भी होगा, लेकिन कौन सा एक वचन शब्द होगा जिनका हम बहुवचन आसानी से बना सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में, ना कि व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में तो एक वचन ही आएगा और वो भी दृश्य रूप में होना चाहिए, और या वो एक वचन जिनका बहुवचन ही ना बनाया जा सके, और इसमें वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, क्योंकि इसमें बहुवचन वाले शब्द आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं, अब उदाहरण, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने लिख दिया पुस्तक, तो देखिए पुस्तक का बहुवचन क्या बन जाएगा, पुस्तकें बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक, किसी जाति विशेष का बोध करा रहा है, यानी कि सभी प्रकार की पुस्तकें, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो मैं स्कूल वाली परिभाषा नहीं आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, मैं सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो पुस्तक हो गया, और भी आप शब्दों को जोड़ सकते हैं जिनका हम क्या कर सकें, बहुवचन बनाया जा सके, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, लड़का, लड़का भी लिख सकते हैं अपन, लड़की भी लिख सकते हैं। तो लड़का में हम किसी एक लड़के का नाम नहीं लिख रहे हैं, लड़का, तो इसमें बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो किसका है, ये जाति का बोध करा रहा है कि लड़कों की जाति है। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो देखिए बहुवचन बन रहे हैं। तो ये क्या हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल ही बताऊंगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो कितने भी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं, वो आप सभी एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा सकता हूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा समय को बर्बाद करने से। मैं थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान दे दूंगा, यानी कि ज्ञानी कहला दूंगा, यानी कि आप समझ लेंगे कि बहुत ही अधिक ज्ञान है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर निकल पाएगा, समय ही बर्बाद होगा। क्योंकि यदि आपने इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं उदाहरण से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा, तो आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आगे चर्चा करूँगा भाववाचक संज्ञा की। अगले प्रकार की हम संज्ञा की चर्चा करेंगे। हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा मैंने प्रकार आपको क्या बताया था कि भाववाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसे होते हैं, अदृश्य होती हैं, ये तो दिखाई नहीं देंगी, अदृश्य रूप होना चाहिए, और क्या हो, ये अदृश्य रूप में हो और एक वचन हो अदृश्य रूप में, और प्लस क्या हो, ये एक वचन हो, और एक वचन में भी वो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है अदृश्य होना चाहिए, दिखाई ना दे हो, जो दिखाई ना दे, एक वचन जो दिखाई ना दे, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगी, भाववाचक। अब देखिए ऐसी कौन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान भाव होगा कि जो अदृश्य रूप में होगा। जैसे देखिए इसके उदाहरण, जैसे दया हो गया, तो दया तो आपको दिखेगी नहीं, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, दया, प्रेम, करुणा, घृणा। तो ये आपको तो दिखाई नहीं देगी, और दया का आप बहुवचन भी नहीं बनाएंगे, लेकिन बन सकता है। मैंने ये नहीं कहा है कि बनेगा नहीं, ये बताया है कि एक वचन होना चाहिए, और कैसा हो, अदृश्य रूप में हो, एक वचन हो,
जो दिखाई ना दे तो वही अपना क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल जाता है। जो आप बोल दो कि सर आपने ही तो बताया था कि इसका बहुवचन नहीं बनता है, मैंने ये नहीं बताया, बल्कि ये बताया है कि अदृश्य रूप में हो या एक वचन हो जो दिखाई ना दे। तो एक वचन होना चाहिए, अदृश्य होना चाहिए, तभी वो भाववाचक में आएगा। और यदि इन्हीं का हम क्या कर दें, बहुवचन बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, वो भाववाचक संज्ञा तो होगी नहीं। तो बहुवचन वाला रूप किस में हो गया था, जाति में हो गया था ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मैं इसके लिए भी एक पॉइंट लिख सकता हूँ, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप दिमाग लगा देंगे ज़्यादा। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना। यदि भाववाचक संज्ञा का क्या कर दें, हम बहुवचन बना दें, तो वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ना कि भाववाचक। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, यहाँ भाववाचक और यहाँ जातिवाचक। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, भाववाचक के उदाहरण। थोड़ा मैं बहुवचन बना के भी बता दूं, एक दो भाववाचक। अब भाववाचक का यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। जैसे क्या लिख दूं मैं, कुर्बानी शब्द लिख दिया, तो कुर्बानी तो एक वचन हो गया, ये भाववाचक हो गया। और इसका बहुवचन बनाया मैंने, जैसे कुर्बानियाँ, तो क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। जैसे मेहरबानी कर देते हैं आप किसी के ऊपर, तो इसका मेहरबानियाँ शब्द हो गया। इस प्रकार से और भी आप इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे जवानी शब्द हुआ, तो जवानी का क्या हो जाएगा, जवानियाँ, जवानी, तो जवानी का क्या हो जाएगा, जवानियाँ शब्द। इस प्रकार से जितने भी आपके माइंड में एग्जाम्पल चल रहे हों, तो आप भी उन एग्जाम्पलों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो लगभग हमने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली और जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली, और कौन सी अपन ने भाववाचक संज्ञा पढ़ ली। तो कितने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार ही पढ़े। तो 3 ही इसमें आपको जानना है। वैसे भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक में मैंने वहीं पर आपको लिखवा दिया था कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसमें पदार्थों के नाम आते हैं, जैसे सोना चांदी। दोस्तों थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हुई है, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए आपका क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। तो मैं आपको बता रहा था संज्ञा के प्रकार। भाववाचक संज्ञा में अदृश्य रूप में इनको बताया था, तो ये भी अदृश्य रूप में होंगी, लेकिन ये ऐसे एक वचन होंगे। तो अब हम संज्ञाओं के प्रकार के बाद अगला मैंने 3 प्रकार बता दिए, चौथा प्रकार वहीं लिखवा दिया था जब मैं यहाँ समझा रहा था। 5 बताए थे कि यदि आपसे द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जाए तो उसमें पदार्थों के नाम आएंगे, और समूहवाचक में समूह दलों के नाम आ जाएंगे। तो अब हम अगला
बेकारी शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि अगला विकारी शब्द होगा जो अब हमारा, वो क्या होगा, सर्वनाम होने वाला है। तो सर्वनाम को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है आपको सर्वनाम में भी कुछ बिंदु क्लियर हो जाएंगे, जो जिसने बार बार पढ़ रखा है, कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। तो अगला बेकारी शब्द हमारा क्या होने वाला है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो अगले बेकारी शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, सर्वनाम के ऊपर। दोस्तों, आपको धैर्य बना के क्लास में ही रहना चाहिए, तभी आपको क्लासेस समझ में आएंगी। यदि आपके अंदर धैर्यता की कमी है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं उस बात को। मैं क्या आपको उसी बात को बार बार दोस्तों रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता। तो सर्वनाम, सर्वनाम के लिए मैं एक शब्द लिख दूं, यदि इसका शाब्दिक अर्थ की, तो सर्व का हो जाएगा सब, और सब का नाम ही क्या है, सर्वनाम है। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने संज्ञा में भी यही लिखा था, सबका नाम, और यहाँ भी सबका नाम। यदि आपकी आँखें थोड़ी सी दृष्टि रखती हैं दोस्तों, तो मैंने वहाँ पे ये सब नहीं लिखा था कि सबका नाम। तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। वहाँ मैंने लिखा था सब नाम लिखा था, ना कि सबका नाम। सबका नाम यहाँ लिखा है। तो मैंने बताया भाषा है, थोड़े से परिवर्तन में ही उसका अर्थ का अनर्थ कर देती है। देखिए, संज्ञा को आप सर्वनाम बना बैठे, सर्वनाम को संज्ञा बना बैठे, तो ऐसा नहीं मैंने बताया। देखिए, सर्वनाम क्या होता है, मैंने एक शब्द लिखा है, सबका नाम सर्वनाम ही है। अब वो कैसे है, जैसे आपके चारों ओर क्या है दोस्तों, पहले समझ लीजिए। जैसे आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं तो आपके चारों ओर जो आपको दिख रहा है, जैसे आपके हाथ में दोस्तों मोबाइल है, मोबाइल में स्क्रीन है, और जिस जहाँ पे बैठे हैं वो एक रूम होगा, रूम की दीवार होगी दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, छत होगा, फर्श भी होगा, और सामने आपको बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। तो ये क्या है, सब नाम मैंने बता दिए, सब नाम बताए ना, तो ये तो क्या हो गए, संज्ञा हो गए। जैसे मैंने बताया, आपके चारों ओर की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और नहीं जाऊँगा। आपके चारों ओर उसी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है, आपके हाथ में मोबाइल है, और उसमें क्या है, स्क्रीन होगी, और सामने ये बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड, और पेन भी दिख रहा है मैं लिए हूँ, और मैं भी दिख रहा हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, रूम भी होगा, उसमें छत भी होगी, उसमें फर्श भी होगा, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा। यदि मैं इस मोबाइल को बोल दूँ, यदि ऐसे दिखा दें, ये क्या है, तो क्या बताएंगे आप, मोबाइल है। ये क्या है, तो इसको भी बताएंगे, स्क्रीन है। इसको बोल दूँ ये क्या है, इसको बोल दूँ ये क्या है, तो ये भी क्या बताएंगे आप, पेन है। इसको बोल दूँ ये क्या है, तो कमरा है। यह क्या है, छत है। और यह क्या है, फर्श है। तो सबके लिए मैंने क्या नाम दे दिया, एक ही नाम दे दिया। जैसे ये क्या है, मोबाइल के लिए बोलेंगे ये तो क्या है, मोबाइल। ये क्या, स्क्रीन। ये क्या है, बोर्ड है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्या थे, इसके अलग अलग नाम थे। क्या थे ये, अलग अलग, इनको नाम दे दिया था। तो ये तो हो गई थी संज्ञा, अलग अलग नाम, सब नाम, ये सभी के नाम थे। तो ये क्या हुए, संज्ञा। और उन्हीं को मैंने अगर सबका नाम एक ही कर दिया दोस्तों, तो वो क्या हो गया, ही सर्वनाम हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम की परिभाषा में क्या बताने वाला हूँ। यानी कि संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया, इन सभी के स्थान पर यह शब्द प्रयोग किया, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यही तो अपना क्या है, सर्वनाम है। यानी कि इसके लिए मैं परिभाषा क्या बना सकता हूँ, देखिएगा और समझिएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कि क्या लिख दूँ मैं,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की चर्चा कर लें, जैसे मैं लिख दूं श्याम क्या है, अध्यापक है, वह ईमानदार है। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। और वो कैसा है, और भी शब्द जोड़ना हो तो और भी जोड़ सकते हैं। वह सच्चा भी है, झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए श्याम क्या हुआ, संज्ञा हुई और मैं लिख दिया वह ईमानदार है। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है कौन ईमानदार है। तो आंसर क्या होगा, श्याम ही ईमानदार होगा। वह सच्चा है, कौन सच्चा है, तो श्याम ही सच्चा है। तो श्याम के स्थान पर मैंने क्या यूज कर दिया, वह शब्द यूज कर दिया। तो ये सब क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो उम्मीद है आपको अब सर्वनाम की परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं सर्वनाम के प्रकार के ऊपर चर्चा करूंगा कि कितने प्रकार के होते हैं। और यदि आपसे सर्वनाम की संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों आधे स्टूडेंट इससे भी बाहर हो जाएंगे। जैसे मैंने संज्ञा के मूल रूप में प्रकार पूछे थे, यदि उसी प्रकार मैं सर्वनाम के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वनाम की संख्या की बात कर रहा हूँ। यदि आपसे मैं सर्वनाम की संख्या पूछ लूँ तो सभी का आंसर 6 ही होगा, जो कि आप गलत बता रहे हैं। वो आप प्रकार बता रहे हैं, मैं प्रकार नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने बल्कि क्या पूछा है, संख्या पूछी है। तो मैं वो भी लिख दूँ, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 7 लगाना है। ये किस में होती है, संस्कृत में होती है। यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से वो 7 हैं तो आप पूछने लगेंगे, वो आपकी लेवल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आउट हो जाएगा। फिर मैं ज़्यादा लेवल के अंदर चला जाऊँगा तो आप क्लास को छोड़कर ही भागने लगते हैं। इसलिए क्लास को पूरी देखिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। तो ये संस्कृत में होते हैं 7। तो संस्कृत में यदि कोई स्टूडेंट होगा तो मैं वहाँ बताऊँगा। और यदि और सर्वनामों की क्या पूछ ली जाए, अगर 7 ऑप्शन में ना हो तो क्या हो, 11 भी होती है। कब 11 देना है, कब 7 देना है, ये आपको मैं कन्फ्यूजन भी दूर करने वाला हूँ। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है, 11, वैसे 7। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु क्या है, जिस प्रकार से संस्कृत में कौन हुए, पाणिनि, उसी प्रकार हिंदी में कौन हुए, कामता प्रसाद गुरु। तो इनके अनुसार पूछा जाए तो 11 लगाना है। और सुन लीजिएगा, यदि मान लो विकल्प में आपको 11 नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसका आंसर 7 ही हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में 7 नहीं मिल रहा है तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर 11 मिल रहा है तो और अच्छा, तो 11 ही आंसर हो जाएगा। अब मान लो ऑप्शन में दोनों आ गए, क्योंकि आपके जहन में यही क्वेश्चन गूंजता है कि सर यदि दोनों आ गए तब किसको लगाएंगे, तब आपको आंसर 7 ही लगाना है, ना कि 11, क्योंकि उसका आंसर 7 ही माना जाएगा, ना कि 11। तो इसका आंसर कितना लगाएंगे, 7 लगाएंगे। यदि दोनों ऑप्शन में हो गए तो उम्मीद है मैंने आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया है। अब मैं सर्वनाम के प्रकारों की चर्चा करूँगा। सर्वनाम के प्रकार की चर्चा करेंगे। अब दूसरा विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। संज्ञा पढ़ लिया है अपन ने पहला विकारी शब्द, अब दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम के ऊपर चर्चा चल रही है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वनाम के
कितने प्रकार होते हैं, तो आपको कितने लगाना है, 6 ही लगाना है। जैसे पहला प्रकार लिख दूँ मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार लिख दूँ मैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिख दूँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार लिख दूँ मैं, संबंधवाचक सर्वनाम, या ये लिख दूँ मैं संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि 6 प्रकार होते हैं। और पांचवा में यदि मैं लिख दूँ आपको, पांचवा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनामों की प्रकार पढ़ रहे हैं, ना कि संख्या तो अलग होती है। और अगला क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने 6 पॉइंट लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर से क्लास को थोड़ा चेक कर लूँ, कहीं रुक तो नहीं गई। तो दोस्तों क्लास अपने बढ़िया से चल रही है। अब मैं एक एक के ऊपर चर्चा करूँगा, फिर इसके बाद अगले बेकारी शब्द के ऊपर चर्चा होगी। अब जैसे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा कर लूँ दोस्तों, एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रकार पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले पुरुष समझ लें, पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष 3 होते हैं। भले ही संस्कृत में या किसी अन्य लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाने जाते हों, लेकिन यहाँ जिस नाम से जाने जाएंगे मैं वही नाम बताऊंगा। यदि मैं यहाँ पर चर्चा कर दूँ, पहला क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आपने नाम सुन रखा होगा, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा हिंदी में दोस्तों अन्य पुरुष होता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि उत्तम पुरुष में जैसे मैं शब्द की बात कर लूँ, जैसे हम ये कह दें उत्तम पुरुष के लिए, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये उत्तम पुरुष में कौन हो सकता है, कहने वाला हो सकता है, वक्ता। जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो मैं क्या हुआ, वक्ता हुआ। तो क्या हुआ, ये कहने वाला। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वक्ता एक शब्द में। तो ये वक्ता के लिए होगा। जैसे कौन कौन हो जाएंगे इसमें, जैसे मैं हुआ और हम हुए, ऐसे शब्द। भले ही वो आई भी इंग्लिश में होते हैं, तो उसकी बाद में देखेंगे, चर्चा करेंगे। मध्यम पुरुष में, मध्य में जो बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा, श्रोता हुआ। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, श्रोता। तो श्रोता तो इसमें भी आ जाएगा। तो या तो मैं इसके लिए ये बोल दूँ, उत्तम पुरुष के लिए, वक्ता के लिए कहने वाला, ऐसा अच्छा रहेगा शब्द ज़्यादा। तो कहने वाला, जैसे मैं हुआ, हम हुआ। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, कहने वाले के बाद क्या आएगा, ये सुनने वाला आएगा। यानी कि इसके लिए क्या बोल दूँ मैं, सुनने वाला। तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुनने वाला। कौन सुनता है, जैसे तू। इसके लिए मैं क्या बोल दूँ, तू या तुम। इस प्रकार से शब्द आ जाएंगे, तू हुआ, तुम हुआ। और यदि मुझे अच्छा आदर सूचक शब्द लगाना हो, तो मैं आप भी बोल सकता हूँ। अन्य पुरुष की बात करेंगे, यानी कि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसके बारे में कहा जाए। यानी कि इसके लिए क्या लिख दूँ, जिसके
बारे में कहा जाए तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष हुआ। जैसे इसके लिए किसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे यह, वह, ये, वे, वो, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। यह, वह, ये, वे, वो, ऐसे शब्द आएंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने अभी पुरुष के प्रकार बताए हैं कि 3 होते हैं उत्तम पुरुष। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष नहीं है या कौन सा मध्यम पुरुष नहीं है। नहीं में भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है। तो आपको इन सभी अप्रोच से अवगत मैं करा रहा हूँ, यानी कि आपको ये इन सभी प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और कैसा नहीं पूछा जाएगा। तो पुरुषवाचक में क्या आएगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही आएगा। जैसे मैं बोल दूँ कोई एग्जाम्पल, इसके लिए मैं वो किसी उदाहरण की भी चर्चा कर लूँ। जैसे वह कैसा है, अब ईमानदार की तो चर्चा हो गई, अब बेईमान की चर्चा कर ले। वह बेईमान है तो कौन होगा, बेईमान व्यक्ति ही होगा। वह क्या होगा, ये देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें पूछ सकता है वो अंडरलाइन करके कि वह शब्द क्या है, तो क्या लगाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि उस क्वेश्चन को भी थोड़ा और टिपिकल्ट बनाना हो या डिफ़िकल्ट बनाना हो या और उसको अंदर जाने का प्रयास करना हो और डीप में पूछना हो, तो वो कैसे पूछेगा, वह निम्नलिखित में से सर्वनाम में कौन सा प्रकार है। तो पुरुषवाचक वो ऑप्शन में नहीं देगा, और यदि दे देगा तो पुरुषवाचक हो जाएगा, यदि नहीं देगा तो वो इनमें से ऑप्शन में देगा। तो इनमें से कोई, तो आप उसमें किसको लगाएंगे, तो वह शब्द कौन सा है, वो भी अन्य पुरुष है। मैंने यही बताया है, वह शब्द, यह शब्द, ये, वो, इस प्रकार से। तो ये किस में आएंगे, और पुरुषवाचक में भी वो किसके हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है ये। तो उम्मीद है इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रकार की, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा हम निश्चयवाचक सर्वनाम की भी चर्चा कर लें। थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, नहीं तो क्लासें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से आंसर दोस्तों निकाले जाते हैं। अब दूसरे प्रकार की हम बात कर रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला तो पढ़ लिया हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में मैं क्या बोल सकता हूँ कि यानी कि निश्चितता का बोध कराने वाले, निश्चितता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अपने निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से शब्द होगा, यह, वह, ये सब क्या है, निश्चितता का बोध करा रहे हैं। या ये लिख दे बहुवचन में, ये, वे, वो। अब दोस्तों आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया होगा कि अभी सर आपने यह, वह, ये, वे, वो ऐसे शब्द तो अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी बताए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये शब्द होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो फ़र्क समझ लीजिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें किसके बारे में बात चल रही होगी, किसी व्यक्ति के बारे में, पुरुष के बारे में बात चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में, किसी स्थान, वस्तु के बारे में ही हम चर्चा कर रहे होंगे। किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो नोट डाल के भी आप लिख सकते हैं, मैं लिखा दूँ, नहीं तो आप दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं। यानी कि यह,
वह, ये, वे, वो किस में आते हैं? पुरुषवाचक। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। पुरुषवाचक पढ़ा दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष या व्यक्ति के बारे में तथा जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी स्थान या वस्तु के बारे में बात की जाती है। तो उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। यदि किसी पुरुष के बारे में बातचीत चल रही हो तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम लगाना है, और यदि किसी वस्तु के बारे में बात चल रही हो तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम लगाना है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूँ, यह मेरी पुस्तक है। देखिएगा उदाहरण, यह मैंने उदाहरण में लिखा, यह मेरी पुस्तक है। तो यह शब्द क्या हुआ? किसकी बात चल रही है? पुस्तक की। उसमें भी यह कौन सा हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा। मैंने लिखा है यह मेरी पुस्तक है, ना कि मैंने ये लिखा है यह पुस्तक मेरी है। वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, वो सर्वनाम नहीं होगा, फिर वहाँ पर विशेषण हो जाएगा। तो आपको इन सभी से दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा। यदि मैं इसी को थोड़ा सा घुमा दूँ दोस्तों क्वेश्चन को, वहाँ भी समझ लीजिएगा। जैसे लिख दिया, यह पुस्तक मेरी है, तो ये सर्वनाम नहीं होगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ बार बार कि भाषा है, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो उसका आंसर तुरंत बदल जाएगा। देखिए मेरी को आगे पीछे किया है बस। यदि ये क्या है, पुस्तक क्या है, अभी पढ़ के आए हैं, संज्ञा है। अब ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आप इतना समझते हैं कि संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। तो ये क्या हो गया? अब ये विशेषण का रूप ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ना कि सर्वनाम बचा। अब उस विशेषण में भी यदि प्रकार की बात कर लें तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, या इसी को हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। अभी मैं विशेषण पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर और अच्छे से चर्चा करूँगा। सिर्फ मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ना सीख लीजिए कि कब शब्द क्या बोला जा रहा है और उसका आंसर कब क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए, जब किसी स्थान, सुन लीजिए, किसी स्थान, जब, यानी कि ये पांचों शब्द 1 2 3 4 5 ही शब्द हैं। यह, वह, ये, वे, वो किसी स्थान या वस्तु से कुछ दूर हों। देखिए ये क्या हुई? वस्तु हुई। पुस्तक क्या हुई? वस्तु ही तो हुई दोस्तों। तो इससे क्या हुआ? ये शब्द दूर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, जब ये, वह, ये, वे, वो पांचों शब्द किसी स्थान, वस्तु, या ये बोल दूँ, संज्ञा बोल दूँ एक शब्द में, किसी संज्ञा से कुछ दूर हो तो वहाँ पर सर्वनाम होता है। जब यही शब्द किसी
संज्ञा के ठीक पहले लिख दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ आपको तो और बेस्ट रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूँ यह मेरा घर है, तो ये तो क्या हुआ, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यदि मैं इसी को लिख दूँ यह घर मेरा है, तो मैं उसको संकेत दे रहा हूँ ना, यह घर मेरा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रकार की बात करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अब अगले प्रकार की बात कर रहे हैं, तीसरे प्रकार की। क्लास तो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, जल्दबाजी में क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, नहीं तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी तो बहुत से प्रकार पढ़ने हैं हमें। तीसरा पढ़ रहे हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, ये अनिश्चितता का बोध कराएगा, यानी कि अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएगा, कुछ आएगा, कोई आएगा, और दोस्तों किसी शब्द भी आ सकता है, कुछ, कोई, किसी, ऐसे दोस्तों क्या आएंगे, शब्द आएंगे। जैसे कि इसके उदाहरण की बात कर लें, जैसे लिख दूं मैं कोई आया है। दूसरा कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। और तीसरा लिख दूं यह किसका कैप है, या ये लिख दूं यह किसी का पेन है। चौथा यह किसी की कैप है। इस प्रकार से एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं। कोई आया है, तो कोई निश्चितता तो बता नहीं रहा है कि कौन आया है, कोई आया है, तो आपने यहाँ से भी एक पॉइंट पकड़ा होगा कि कोई शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, सजीव के लिए, तो कोई व्यक्ति ही होगा, निर्जीव वस्तु तो आई नहीं होगी। तो कोई शब्द यहाँ से वर्तनी नहीं, वाक्य शुद्धि की भी रचना कर सकते हैं कि हमें कोई शब्द कहाँ पे लगाना है, तो सजीव वस्तुओं के पास पे लगाना है। तो यहाँ से आप शुद्धिकरण भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं चर्चा करता रहूँगा। कुछ दे दीजिए, तो यहाँ भी कोई निश्चित नहीं बता रहा है कि कितना दे दीजिए, तो अनिश्चय है। और यहाँ पर यह किसी का पेन है, तो यह किसी का पेन है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी शब्द को अंडरलाइन कर रहा है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इसको अंडरलाइन कर रहा है, यानी कि यह शब्द को, तो यह किसी का पेन है। पेन क्या है, इससे कुछ दूर है, तो क्या हो जाएगा, ये किसकी श्रेणी में आएगा, सर्वनाम की। और वो भी कौन सा सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह निश्चयवाचक है। तो देखिए, अगर इसको अंडरलाइन करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको अंडरलाइन करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार यह किसी का कैप है। इस प्रकार से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम अगली चर्चा करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। तो तीसरा प्रकार भी देख लिया, अब हम चौथे प्रकार की चर्चा करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले शब्द, यानी कि रिलेशन का बोध कराएंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं, यदि आपने कारक पढ़ा हो तो संबंध कारक में क्या होता है, का, के, की, का, किए, की, रा, रे, नी, रा, रे, ना, नी,
इस प्रकार से शब्द आएंगे। जैसे और इसमें क्या शब्द आ सकता है दोस्तों, काके की, रारे री, नाने नी। और जैसे मैं लिख दूँ तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, इस प्रकार से और भी शब्द आ सकते हैं। तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, तो रिलेशन को बता रहे हैं कि तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, इस प्रकार से ये रिलेशन का बोध करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। सीधे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे इसमें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए इसमें की शब्द आया, कि यहीं से पकड़ सकते हैं। तो संबंधवाचक अव्यय, या ये लिख दूँ मैं, राम की लाठी, राम की भैंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यदि यहाँ पर संबंधवाचक लिख दूँ और वहाँ पर सहसंबंधवाचक, जैसे यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख दूँ, संबंधवाचक, और यहाँ पर सहसंबंधवाचक, सहसंबंधवाचक। कब क्या यूज करना है, जैसे जो शब्द आ गया, जो के लिए आप क्या यूज करेंगे, जैसे जो के लिए सो शब्द यूज कर सकते हैं, वह शब्द यूज कर सकते हैं। और जिसकी के लिए, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी के लिए क्या आएगा संबंध, सहसंबंध में, जिसकी, उसकी। और दोस्तों क्या आ जाएगा, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो क्या लिख दूँ मैं, जितना का क्या हो जाएगा, उतना। यानी कि ऐसे शब्दों से सहसंबंधवाचक सर्वनाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे को तैसा, जैसे जैसे, वैसी, वैसा, जैसी, वैसी, ऐसे शब्द आ सकते हैं। जैसे जैसा या जैसी का, वैसी। तो उम्मीद है आपको ये शब्द भी समझ में आ गए होंगे। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बाद हम अगली चर्चा हमारी किस पर होगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, तो इसको भी देख लेंगे, क्योंकि हमें अगला विकारी शब्द भी स्टार्ट करना है। अगला कौन सा प्रकार है, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द किस्म का बोध कराएंगे। ये प्रश्न का बोध कराने वाले। दोस्तों आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी, सीधे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे अंडरलाइन करके। जैसे प्रश्न में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, कब, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे। यानी कि कब, कौन, कैसे, और क्या आ जाएगा, कब, कौन, कैसे, क्या शब्द भी आ सकता है, और कहाँ शब्द भी आ सकता है, कैसे और कहाँ, ऐसे शब्द आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं इसका उदाहरण लिख दूँ, कोई भी आप बना सकते हैं। आपका नाम क्या है, तो ये प्रश्न का बोध करा रहा है। और यदि आपको ये सब याद नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह से भी आप इसको पहचान सकते हैं। आप कहाँ गए थे, दूसरा एग्जाम्पल, आप कहाँ गए थे। तो उम्मीद है ऐसे बार बार मुझे एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है कि आप यदि कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। मैं ज़्यादा इतने सिंपल एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा और इतना सिंपल आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा।
अब निजवाचक सर्वनाम की चर्चा कर ले यहीं पर एक साथ। छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक में निजता का बोध कराएगा, या ये कह दूँ मैं, यदि थोड़ी सी लैंग्वेज को बढ़ा के लिख दूँ, यदि इसमें आप जैसा शब्द आएगा खुद, और ये सम्मान सूचक शब्द भी है, यदि आपका प्रयोग आदर हेतु न होकर स्वयं या खुद के लिए का प्रयोग आदर हेतु न होकर स्वयं खुद के लिए हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी कि आपका प्रयोग आदर के लिए ना हो जाए, वो खुद के लिए हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मैंने निश्चय लिख दिया है दोस्तों, निजवाचक। ऐसी तो गलती हो जाती है छोटी छोटी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक लिखा है ना कि निश्चयवाचक। जैसे उदाहरण लिख दें इसी का, जैसे माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा। तो माँ को तो अब माँ ही को ही बोल सकता हूँ मैं तो दोस्तों, आप भले ही किसी और को बोलें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप शब्द किसके लिए हुआ, आदर हेतु। ये किसके लिए हुआ, आदर सूचक शब्द है, ये तो आदर हेतु हुआ। तो यहाँ तो क्या होगा, निजवाचक होगा नहीं, यहाँ तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप शब्द भी बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है ये दोस्तों, पुरुषवाचक में। अगर पुरुषवाचक में भी पूछ लिया जाए तो आप शब्द कौन सा पुरुषवाचक है, बताया था मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो कौन सा है, आपके लिए बोल रहा हूँ ना, तो मध्यम पुरुष हुआ। और अपने आप से अपने आप खा लूँगा, अपने आप खा लूँगा, ऐसा लिखा था मैंने। तो आप शब्द ये कौन सा है, ये स्वयं के लिए यूज किया गया है, स्वयं के लिए या खुद के लिए। तो ये शब्द क्या हुआ, निजवाचक, निजता का बोध करा रहा है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, एक ही शब्द के कैसे आंसर निकलते हैं, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। यदि यहाँ पर आप शब्द अंडरलाइन कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि यहाँ अंडरलाइन कर रहा है तो यहाँ कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सावधानी पूर्वक बरतनी होगी आपको, और इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। तो थोड़ी सी मैं एक बार फिर से क्लास को वॉच कर लूँ, कहीं अपनी क्लास फिर से तो नहीं रुक गई है। तो अब हम अगले विकारी शब्द की चर्चा करेंगे। तो हमने 2 विकारी शब्द पढ़ लिए हैं, अब अगले विकारी शब्द के ऊपर चर्चा होगी। यानी कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। शायद उम्मीद है मैंने 6 प्रकार ही पढ़ा दिए हैं सर्वनाम के। अब अगले प्रकार की दोस्तों हम चर्चा करेंगे, वो होगा विशेषण शब्द। अगले प्रकार की किसकी चर्चा करेंगे, विशेषण की। ये भी विकारी शब्द है। तो देखिए, यदि संज्ञा की विशेषता बताए तो उसको भी विशेषण कहेंगे, और यदि सर्वनाम की भी विशेषता बताए तो उसको भी विशेषण कहेंगे, और यदि विशेषण की विशेषता बताए तो उसको प्रविशेषण कहेंगे। ये सब पढ़ेंगे अपन अभी।
और क्रिया की विशेषता बताए तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को भी विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को भी क्रिया विशेषण कहते हैं। वहाँ पर न क्रिया विशेषण कर देना दोस्तों, जब मैं उसको पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी उसकी चर्चा करेंगे। तो इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, यानी कि विशेषण शब्द कहाँ कहाँ पर आ रहा है, संज्ञा पर और सर्वनाम पर। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, विशेषण के लिए संज्ञा और किसकी, सर्वनाम, इन दो शब्दों की विशेषता बताने वाले क्या हो जाएंगे शब्द, वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। इसमें विशेषता बताई जाएगी। जैसे मैं कोई भी शब्द लिख दूं, सुंदर, बालक, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, सुंदर बालक, तो देखिए दोस्तों ये बालक क्या हुआ, संज्ञा हुई। मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको अभी पिछली क्लास में, जस्ट अभी पिछली क्लास में। क्या दोस्तों, बालक क्या हुआ, संज्ञा, नाम है ये किसी लड़के का, भले ही वो बालक कौन सा है, जातिवाचक है या क्या है, तो इसमें जातिवाचक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जा रहा है। यदि इसको अंडरलाइन करें तो सुंदर क्या हुआ, कैसा है बालक, सुंदर है, तो इसकी क्या विशेषता हुई, सुंदर, तो ये क्या हुआ, विशेषण। और यदि सर्वनाम की भी बारे में बात कर लें, जैसे लिख दूं मैं दोस्तों, अब सीधे और भी आगे बात करेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहते हैं, यानी कि इसके लिए पॉइंट लिख दें, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा, वह विशेष कहलाएगा। या ये लिख दें अगला पॉइंट, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए तो वह विशेषक कहलाएगा। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जाएगी, किसी संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या हो जाएंगे, अपने विशेष शब्द हो जाएंगे। और जिससे विशेषता बताई जाएगी, किससे विशेषता बताई जा रही है, सुंदर से, सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ कि विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, अपना विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, विशेषक शब्द हो जाएगा। यानी कि इसके लिए क्या लिख दूँ मैं, विशेषण शब्द क्या हो गया, विशेषक हो गया। जैसे कोई एक ही उदाहरण की मैं चर्चा करूँगा, मैं बार बार चर्चा नहीं करूँगा। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है, प्रविशेषण, प्रविशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण की चर्चा कर लूँ मैं, बहुत चालाक बालक है। देखिए दोस्तों, मैं एक ही एग्जाम्पल में सभी समाहित करना चाहता हूँ। यदि चालक शब्द को अंडरलाइन करें तो बालक की विशेषता क्या है, चालक है, तो ये क्या हुआ, शब्द विशेषण हुआ। क्या हो गया, ये विशेषण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि इसको अंडरलाइन कर रहा है, बहुत को
बहुत क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है ये, चालक की, यानी कि कैसा है, चालाक बालक, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो ये क्या हो गया शब्द, प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण के भी प्रकार के ऊपर चर्चा कर लें जल्दी से दोस्तों। थोड़ा स्पीड से पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 5। वो कौन कौन से, नंबर 1, पहला क्या लिख दूँ मैं, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा परिमाणवाचक के बाद संकेतवाचक या सार्वनाम विशेषण। ये दोस्तों जो अभी मैंने बताया था उसी को लिख रहा हूँ मैं, संकेतवाचक विशेषण, या इसी को सार्वनामिक विशेषण भी बोल देते हैं, सार्वनामिक विशेषण। थोड़ी दोस्तों क्लास लंबी हो रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने बहुत सारा बिंदु कवर कर लिया है। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब एक एक के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो एक बार मैं थोड़ा फिर से क्लास को देख लूँ, कहीं क्लास तो नहीं रुक जाती है। अब एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे विशेषण के प्रकारों में। अब हम देखेंगे पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि गुण दोष बताने वाले, गुण दोष या रंग रूप बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द। शब्द ही पढ़ रहे हैं तो शब्द ही लिखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, या मैं ये लिख दूँ कैसा, कैसी, कैसे शब्द लगा करके यदि आपको आंसर मिल जाए तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। या ये लिख दूँ कैसा, कैसी, कैसे शब्द लगा करके दोस्तों प्रश्न करना। उसी से यदि आपको इसका आंसर मिल जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ कोई एग्जाम्पल, उदाहरण की चर्चा कर लें। जैसे ईमानदार बालक। तो कैसा बालक, देखिए मैंने क्वेश्चन किया कैसा बालक, उत्तर मिला ईमानदार बालक। तो ये क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। बेईमान व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति। तो यहाँ से उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण में। अब हम अगली चर्चा करेंगे, संख्यावाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। दोस्तों कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, भले ही मैं स्पीड से पढ़ाऊँ, बस आपको स्पीड से भी समझना होगा, तभी आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा संख्यावाची विशेषण, यानी कि इसमें क्या हो गया, संख्या का बोध कराएगा, ये संख्या का बोध कराने वाला। अब उसमें संख्या भी कैसी हो सकती है, या तो वो निश्चय होगी,
तो निश्चय संख्यावाची हो जाएगी, और यदि अनिश्चित होगी तो अनिश्चय संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो इसके भी प्रकार हो गए। निश्चित होगा तो निश्चय, एक साथ बता रहा हूँ, निश्चयवाचक विशेषण, और यदि अनिश्चय होगा तो अनिश्चयवाचक विशेषण। जैसे देख लीजिए इसके भी एग्जाम्पल निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक का। जैसे मैं निश्चयवाचक में लिख दूं 5 या 10 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, 5, 10 या 5 आदमी, तो ये क्या हुई, संख्या निश्चय हुई, 5 है। अगर इसी में मैं लिख दूं कुछ आदमी, क्या लिख दूं मैं, कुछ आदमी, तो ये क्या हुई, अनिश्चय। इसकी तो कोई संख्या ही नहीं है कि कितनी है, कुछ है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, कब संख्यावाची है और कब अनिश्चयवाचक है और कब निश्चयवाचक है। अब हम अगले, इसके दोस्तों उपभेद भी होते हैं, तो मैं थोड़ी सी उपभेद की भी चर्चा कर लूँ, क्योंकि इसके भेद उपभेद कहलाते हैं। जैसे इसके 4 तो दोस्तों उपभेद होते हैं, चारों की चर्चा कर लूँ। 4 इसके क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। पहला उपभेद क्या हो जाएगा, जैसे गणनावाचक, पहला गणनावाचक, दूसरा मैं इसके लिए क्या लिख दूँ, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक। तीसरा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और चौथा क्या लिख दूँ, समुदायवाचक या समूहवाचक भी होता है, समुदायवाचक या समूहवाचक। तो एक बार इसको भी देख लेंगे क्या है गणनावाचक। जैसे गणनावाचक में मैं लिख दूं गणना, जैसे 1, इसके लिए क्या लिख दूं, जैसे 1, 2, 3। तो इस प्रकार से गणना की क्रम में, जैसे पहला स्थान ये क्रम है, दूसरा स्थान, तीसरा, ये सब क्या है, क्रम है। और आवृत्तिवाचक में जैसे इसमें क्या होगा कि आवृत्ति होगी, यानी कि गुणा के रूप में होगा, जैसे दोगुना तिगुना, दोगुना तिगुना, इस प्रकार से। और समुदायवाचक में समूह का होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ऐसे शब्द आएंगे, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से शब्द आएंगे। तो संख्यावाची विशेषण को भी अपन ने जाना। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैं इसी में लिख दूँ, जो कि एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जैसे मैं लिख दूँ थोड़ा कपड़ा, तो ये क्या हुआ, अनिश्चय। थोड़ा कपड़ा, तो ये तो निश्चय। क्या हो गया, ये थोड़ा कपड़ा। इसको प्रमाण में दोस्तों पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। मैं वहाँ पर और अच्छे से डिटेल से थोड़ा चर्चा कर दूँगा। अभी इसी का अगला प्रकार आएगा, उसमें मैं बता दूँगा। फालतू में दोस्तों टाइम यहाँ बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसी में तुलना करके एक साथ पढ़ लेंगे। अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे। संख्यावाचक हो गया, प्रमाणवाचक विशेषण ही पढ़ना है हमें। कौन सा प्रकार है ये दोस्तों, शायद तीसरा प्रकार है, प्रमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें क्या बताएगा, ये परिमाण, दिशा,
माप तौल को बताएगा, माप और तौल ऐसे शब्दों को ये क्या बताएगा, मात्रा को बता देगा। प्रमाण बोल दें या मात्रा, बात वही है दोस्तों। जैसे मैं लिख दूँ 5 लीटर, कोई एग्जाम्पल 5 लीटर दूध, तो 5 क्या हुआ, संख्या हुई, लीटर क्या हुआ, परिमाण वो मात्रा, माप तौल हुई, मापा तौला जाता है तो ये किस में आएगा, प्रमाणवाचक में। और इसमें भी कौन सा, ये निश्चयवाचक, यहाँ भी भाग होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, विशेषण। और यदि इसी को मैं कुछ और बोल दूँ, जैसे 2 किलो अनाज, तो ये भी निश्चय है। या इसी को मैं बोल दूँ कुछ किलो अनाज दे दीजिए, कुछ किलो अनाज, तो कुछ तो क्या है, अनिश्चय है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चय, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम हो गया दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए जैसे लिख दूँ थोड़ा कपड़ा, मैं जो ये एग्जाम्पल बता रहा था, थोड़ा कपड़ा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय वाचक, पर अनिश्चय परिमाणवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यदि मैं इसी को लिख दूँ थोड़े कपड़े, तो देखिए कपड़ों की क्या हो रही है, उसमें काउंटिंग हो रही है, तो संख्या में पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। यदि इसी को मैं लिख दूँ थोड़े कपड़े, तो ये क्वेश्चन बदल गया दोस्तों, ये क्या हो गया, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये दोस्तों तीसरा प्रकार था कि चौथा प्रकार था, कोई बात नहीं, संकेतवाचक विशेषण देखेंगे अगला प्रकार। अगले प्रकार की चर्चा करेंगे, चौथे संकेतवाचक, ये संकेत लिखा है, संकेतवाचक, या इसी को सार्वनामिक भी बोल देते हैं, क्योंकि सर्वनाम से आया है, सार्वनामिक विशेषण।